हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह जो है इसके द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो है तीसरा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के जो पहले और दूसरे टेस्ट सीरीज थे उनको प्रॉपर सॉल्व कर लिया गया है। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यह टेस्ट सीरीज जैसे अपलोड हो जाएगा इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी अर्थात आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? अमलैंड, हीटरलैंड, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे अमलैंड और हीटरलैंड इन दोनों के नाम से जाना जाता है। नगर के प्रतिवेशी अर्थात उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे अमलैंड कहा जाता है और इसे ही हीटरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आंद्रे एलिक्स द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणामस्वरूप निर्माण होता है किसका? संप्राय मैदान का, लोयस मैदान का, कास्ट मैदान का या फिर हिमानी मैदान का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्राय मैदान का निर्माण होता है। देखिए, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणामस्वरूप समप्राय मैदान का निर्माण होता है। और भारत में अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन हो गया, मिसिसिपी, मिसौरी अमेरिका का, ये सभी मैदान जो हैं आपके इसी समप्राय मैदान के उदाहरण हैं। ठीक है, तो भारत में अरावली बेसिन हो गया और यूरोप का पेरिस बेसिन हो गया और अमेरिका का मिसिसिपी, मिसौरी बेसिन जो है, यह तीनों समप्राय मैदान के उदाहरण हैं। अगर हम कास्ट मैदान की बात करें, यह जो है इसका निर्माण चूने वाले प्रदेश में होता है। चूने के जो घुलन क्रिया से निर्मित जो चट्टान होते हैं या फिर से जो संरचना निर्मित होती है उसे कास्ट मैदान के नाम से जाना जाता है। लोयस मैदान है पवन के अपरदन द्वारा जो है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों से बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके निक्षेपित करना, उससे जो से संरचना या जिस मैदान का निर्माण होता है उसे लोयस मैदान कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समप्राय मैदान। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। रैबिट घाटी या कहाँ पे है? रैबिट घाटी है आपके अमेरिका में। हैप्पी घाटी कहाँ पे है? हैप्पी घाटी है हांगकांग, चाइना में। हंटर घाटी है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और स्वाद घाटी है पाकिस्तान में। तो देख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2143। 2143। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? टिटिकाका झील, बैकाल झील, चार्ड झील या फिर विक्टोरिया झील? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया झील। यह एक भ्रंश घाटी है, मतलब भ्रंश घाटी में निर्मित है। ठीक है, और यह जो है युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित, मतलब 3 देश जो है इससे सीमा अपनी साझा करते हैं, या कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में है। किस में है? युगांडा, तंजानिया और केन्या में है। और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, विक्टोरिया यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और 3 देश जो है इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है आपका युगांडा है, तंजानिया है और केन्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है कि युग में सही सुमेलित नहीं है? ऊर्जा संयंत्र दिया गया और संबंधित राज्य दिया गया है। पतरातू झारखंड, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा, चमेरा पंजाब, मुप्पडाल तमिलनाडु। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चमेरा। चमेरा एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के तट पर स्थित है, न कि पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के किनारे स्थित है। अन्य सभी विकल्प गलत सही है। पतरातू यह आपके झारखंड में स्थित है, ग्वाल पहाड़ी है हरियाणा में और मुप्पडाल है तमिलनाडु में। चमेरा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या फिर 5500 मीटर? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4500 मीटर। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो
4500 मीटर, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ रेल मार्ग दिया गया है और जुड़ने वाले स्टेशन। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है यह सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। कनाडियन पैसिफिक मार्ग या रेल मार्ग जो है यह हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। ट्रांस इंडियाना जो रेल मार्ग है वह वालपरेजो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। केप काहिरा रेल मार्ग वारसा को काहिरा से जोड़ता है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केप काहिरा मार्ग वारसा काहिरा, ये गलत है। केप काहिरा रेल मार्ग जो है यह काहिरा को केप टाउन से जोड़ता है, ठीक है, किसे? काहिरा को केप टाउन से जोड़ता है, न कि वारसा से, ठीक है, केप टाउन से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित इस पर आपको विचार करना है। डार्विन साउथ अफ्रीका, लागोस नाइजीरिया, नैरोबी केन्या कुछ प्रमुख नगर हैं और देश हैं। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। डार्विन जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसमें क्या दिया? साउथ अफ्रीका, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि लागोस नाइजीरिया में है और नैरोबी केन्या में है। निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? क्रोमैग्नान को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, निएंडरथल को या फिर सैंथ्रोपस को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमैग्नान मानव को इसे बुद्धिमान या आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके विकास की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेकर के 30 से 50,000 वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ था और इसके जो जीवाश्म पाए गए हैं वह यूरोप में भी पाए गए हैं, अफ्रीका में और इजराइल में भी, ठीक है। मुख्य रूप से इसके जो जीवाश्म हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में है? कजाकिस्तान रूस, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान अजरबैजान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है अरल सागर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ड्रैकेंसवर्ग पर्वत, फेल्लाह, उत्तमासा अंतरीप उपरोक्त में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीनों विकल्प जो हैं वो सही है। ड्रैकेंसवर्ग पर्वत, फेल्लाह और उत्तमासा अंतरीप। ड्रैकेंसवर्ग पर्वत की बात करें, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है। दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग जो है उसे ड्रैकेंसवर्ग पर्वत के नाम से जाना जाता है। और फेल्लाह जो है यह मिस्र के किसान को फेल्लाह के नाम से जाना जाता है। और साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणतम छोर है उसे उत्तमासा अंतरीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहीं से होकर के वास्को डी गामा भारत में आया था, ठीक है, उत्तमासा अंतरीप से। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तीनों विकल्प सही हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कोलोरेडो पठार अमेरिका में है, एशिया माइनर मिस्र में, अनातोलिया का पठार है फ्रांस में और चियापास पठार है अर्जेंटीना में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोरेडो पठार या संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य तीनों गलत सही हैं, ठीक है। कोलोरेडो पठार अमेरिका में है, अन्य सभी तीनों विकल्प गलत हैं। देखिए, कोलोरेडो कहाँ पे है? अमेरिका में। एशिया माइनर तुर्की में है। एशिया माइनर जो है यह आपके मिस्र में नहीं तुर्की में है। अनातोलिया का पठार ये भी आपके कहाँ पे है? ये भी तुर्की में है। और चियापास का जो पठार है वो मैक्सिको में है, ठीक है। तो कोलोरेडो पठार कोलोरेडो पठार अमेरिका में है, एशिया माइनर और अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है और चियापास का जो पठार है वो अर्जेंटीना में है। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। लैब्राडोर गर्त, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश और टास प्राइम हिल। उपरोक्त में से लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन कौन है ये आपको बताना है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या उपरोक्त में से सही। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। लेब्राडोर गर्त, सुपीरियर झील प्रदेश और टाम प्राइस हिल, ये तीनों जो हैं आपके विश्व के प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ, मरुस्थल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ पे है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। सभी राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन तीनों राज्यों में है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं
या क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है? भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार, भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय विभाजन या पृथ्वी का घूर्णन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का विशाल जो देशांतरीय विस्तार है, इसी वजह से भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। जैसे अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे हो रहा है तो वो सूर्योदय गुजरात में 8 बजे होगा। ठीक है, तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? 8 बजे होगा। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 प्रदेशों से स्पर्श करती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, हार्टिकल्चर बागवानी, बीटीकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर रेशम कीट पालन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीकल्चर रेशम कीट पालन। यह गलत है। एपीकल्चर की बात करें तो यह मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है और रेशम कीट का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन वायुमंडल में समताप मंडल के साथ साथ क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है वो हरित गैस की भांति व्यवहार करता है। समताप मंडल में जो ओजोन पाया जाता है, ओजोन वो क्या है? वो हमारे या मानव स्वास्थ्य के लिए, या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक के रखता है। ठीक है, लेकिन क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है वो हमारे लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होता है और वह बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समताप मंडल और ओजोन मंडल दोनों में, समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है वो लाभदायक होती हैं और क्षोभ मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है वो हानिकारक होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? रामोसी, गडकरी, रामपुर विद्रोह या फिर नील विद्रोह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रंगपुर। रामोसी विद्रोह की बात करें, यह 1822 से 26 ईस्वी तक हुआ था और यह एक कृषक विद्रोह था। कहाँ पे हुआ था? यह महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? यह जो है 1844 में हुआ था। 1844 में हुआ था और यह भी एक कृषक विद्रोह था और यह भी मुख्य रूप से आपकी कहाँ पे हुआ था? ये भी जो है महाराष्ट्र में भी हुआ था। रंगपुर विद्रोह की बात करें, यह जो है 1783 में हुआ था। 1783 में हुआ था। ये भी कृषक विद्रोह था और यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह जो है यह 1859 में हुआ था। 1859 में हुआ था और यह जो है ये भी बंगाल में हुआ था। तो सबसे पहले रंगपुर हुआ था 1783 में। ठीक है, रामोसी विद्रोह 1822 से 26 ईस्वी, गडकरी विद्रोह 1840 ईस्वी और जो नील विद्रोह 1859 ईस्वी, जिसमें से रामोसी और गडकरी महाराष्ट्र में हुआ था। रंगपुर और नील विद्रोह जो है यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। गवर्नर जनरल विलियम बेटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बेटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। भारत में समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है वह मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसी के शासनकाल में या इसी के समय में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जिसके माध्यम से प्रेसों को कुछ छूट दी गई थी। जो प्रिंटिंग प्रेस थे उनको छूट दी गई थी और यही वजह है कि इसे भारत में प्रेस का या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, किसे? मेटकॉफ को। निम्नलिखित ब्रिटिशकालीन आयोग समितियों तथा उनके उद्देश्यों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित कीजिए? शप्रू आयोग बेरोजगारी की समीक्षा, हंटर आयोग शिक्षा का विकास, इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। इसका वो देख लीजिए, डेट देख लीजिए कि कब इस आयोग का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है। अगर हम शप्रू आयोग की बात करें,
सप्रू आयोग का जो गठन है वह किया गया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में सप्रू आयोग का गठन किया गया था और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह विलिंगटन था, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है। हंटर आयोग का जो गठन है यह 1882 में किया गया था, 1882 में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल रिपन था। इनाम आयोग का जो गठन है यह किया गया था 1852 में और इस समय भारत का जो गवर्नर है वो डलहौजी था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार पहले स्थान पर है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। इसका जो गठन है 1498 में हुआ था, 1498 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। इसका गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वह किया गया था 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया था। तो सबसे पहले किसका गठन हुआ था? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन सी सही है। अन्य डेट भी याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? नाना साहब शिवनाथ, बालाजी, सदाशिवराव भाऊ या फिर माधवराव? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सदाशिवराव भाऊ द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया गया था, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था और स्वामी विवेकानंद द्वारा ही रामकृष्ण परमहंस मंडली या कह सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए। समाचार पत्र दिया गया है, उसका प्रकाशक दिया गया है द पायनियर समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा सही है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादन जो है जॉर्ज एलेन द्वारा किया जाता था। स्वदेश वाहिनी का के रामकृष्ण पिल्ले द्वारा, स्वदेश वाहिनी का के रामकृष्ण पिल्ले द्वारा, द पायनियर का जॉर्ज एलेन। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया था? 1886, 1905, 1903 या 1886? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1886 में। देखिए 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी और इसी में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया था। 1905 जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी और यहीं पे स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा की गई थी। ठीक है। 1903 का जो मद्रास अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता ललित मोहन घोष द्वारा की गई थी और इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो एक्ट था उसे पारित किया गया था। ठीक है। 1885 यह पहला अधिवेशन था। ठीक है, 1885 जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1886। कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव और घोषणाएं की गई थी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। और यह जो चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो घोषणा पत्र है यह कब आया था? यह जो है आपके डलहौजी के समय में आया था 1854 ईस्वी में। उस समय भारत का जो वायसराय है वो डलहौजी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक, आंध्र प्रांतीय, इंदुलाल याग्निक। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, इंदुलाल याग्निक। यह गलत है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था कब? 1928 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन NG रंगा द्वारा किया गया था।
NG रंगा द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में। लॉर्ड लिटन द्वारा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ कब था? यह 1878 से लेकर के 80 ईस्वी, 2 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर, यंग हस्बैंड, एंटोनी फ्रांसिस, या फिर स्कॉट मॉन? इसका सही आंसर ऑप्शन है एंड्रयू फ्रेजर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हाकिंस के साथ भारत आया जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है विलियम फिच। ऑप्शन ए जो है वो सही है। महाकवि भारवी, जिन्होंने किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य की रचना की थी, किस एक शासक की राजसभा में निवास करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, या नंदीवर्धन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। देखिए, पल्लव राजवंश का जो संस्थापक है वह सिंह विष्णु था, और महाकवि जो भारवी थे, जिनके द्वारा किराता अर्जुनियम की रचना की गई थी, वह इन्हीं के दरबार में निवास करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है आपको बताना है। अशोक के कुछ अभिलेख दिए गए, शिलालेख और विषय दिया गया। पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। चौथा शिलालेख जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करता है। भेरी घोष अर्थात कि अब किसी भी साम्राज्य को युद्ध के बल पर न जीत करके बुद्ध की नीतियों के द्वारा जो है उसे विजित किया जाएगा और शांति सद्भाव को बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी बात की गई है। ठीक है, पांचवां शिलालेख जो धम्म की व्याख्या करता है, और 13वां शिलालेख कलिंग की युद्ध की कलिंग युद्ध जो हुआ है उसका वर्णन करता है 13वां शिलालेख। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवां शिलालेख। पांचवां शिलालेख धम्म महापात्रों की नियुक्ति की बात करता है। धम्म महापात्रों की नियुक्ति की बात जो है वह पांचवें शिलालेख में किया गया है। और धम्म की व्याख्या की बात करें तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में रिपीटेड है। ठीक है, धम्म की व्याख्या किसमें की गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, और पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लघुलिख ने की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? पहले, तीसरे, 10वें, या फिर 8वें? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और तीसरे मंडल की अगर हम बात करें, तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसकी रचयिता विश्वामित्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित है? भीमबेटका पशुपालन का प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, या फिर पहिए का प्रयोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 पशुपालन का प्रारंभ जो है इसके पहले भी हो गया था। ठीक है, पशुपालन की अगर प्रारंभ की हम बात करें तो पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा कार्टेज व्यवस्था लागू किया गया था, जिसके अनुसार यह समुद्र में व्यापार करने के लिए कार्टेज या परमिट देते थे, और यह जो है उसके बदले में पैसे या कह सकते हैं कि टैक्स लेते थे, और जो जहाज़ समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे उन्हें सुरक्षा देते थे समुद्री जो डाकू होते थे उनसे। और यदि कोई भी मतलब व्यापारी जो है वो कार्टेज पर साइन नहीं करता था तो इसके जहाज़ को या तो ये लोग लूट लेते थे या फिर से उसे डुबो देते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव किससे संबंधित है? रैदास, वारकरी संप्रदाय, निपख संप्रदाय, या फिर ब्रह्म संप्रदाय? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से है। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही क्रम क्या है? चंदेरी, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध? इसका सही क्या होगा? खानवा का युद्ध अगर हम बात करें, यह कब हुआ था? यह जो है 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है यह 1528 में हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध है
यह कब हुआ था? 1529 में। ठीक, तो खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी, फिर घाघरा। 3-1-2, 3-1-2, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अष्ट प्रधानमंत्री और उनके कार्य। सुमंत जो था यह विदेश मंत्री था। सर ए नौबत सेना भर्ती संगठन का अधिकारी होता था। अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री होता था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या एक अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विधान परिषद के संबंध में इसका कार्यकाल 6, यह एक अस्थायी सदन है, तो यह विघटित नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? ओबरा, सिगरौली, टांडा, नरौरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नरौरा। नरौरा देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थापित ओबरा, सिगरौली और टांडा ताप विद्युत संयंत्र है। नरौरा क्या है? नरौरा एक परमाणु संयंत्र है। ठीक है, जबकि ये सब क्या है? यह ताप विद्युत संयंत्र है। ओबरा हो गया, सिगरौली हो गया, टांडा हो गया, ये सभी ताप विद्युत संयंत्र है, और नरौरा जो है यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मूल अधिकार वाद योग्य होता है, इससे तात्पर्य यह है कि इस पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है। इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं किया जा सकता। इसे लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जाए। जैसे अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में सीधे आप जो है केस कर सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट इसको वरीयता दे करके इसकी जाँच करेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी उस गांव का निवासी होना, 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक आयु नहीं, वैदिक मंत्रों का ज्ञात होना, या फिर शिक्षित न होना। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षित न होना। यह उसकी योग्यता नहीं थी। देखिए, चोल काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसका स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी, और जिसमें से जो डी वाला है वो गलत है, मतलब शिक्षित न होना गलत है। इसमें क्या है? इसमें उम्मीदवार का शिक्षित होना अनिवार्य था। ठीक है, इसमें उम्मीदवार का शिक्षित होना अनिवार्य था। निम्नलिखित उम्मीदों में से कौन सा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? किसके द्वारा? प्रादेशिक, अंतपाल द्वारा, समाहर्ता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, समाहर्ता मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य करता था। ठीक है, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। जो अंतपाल है वो सीमा रक्षक का अधिकारी होता था। प्रादेशिक जो है वो प्रांतीय गवर्नर होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, 45, 43A या 47। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 जिसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करे। इसी से प्रेरित होकर के अगर देखा जाए तो सीधे सीधे मिड डे मील कार्यक्रम जो है इसी से प्रेरित है। ठीक, अनुच्छेद 47। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? केंद्र राज्य विधायी संबंधों की अगर हम बात करें तो इसका प्रावधान भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी किया गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, सेंट स्टीफन वाद, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल्सवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच जो संतुलन है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है? 20 लाख से अधिक, 15 लाख से, 5 लाख से अधिक, या फिर 11 लाख से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए,
20 लाख से अधिक होने पर किसी भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर मध्यवर्ती स्तर पर खंड स्तर पर, ठीक है, खंड स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से और क्या क्या लिया, जैसे संसदीय प्रणाली हो गया, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में निहित होती हैं, राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है, ये सभी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, ये सभी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से सुरक्षा करे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में मदद करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही, यहाँ एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी से क्षेत्राधिकार के संबंध में गलत है? उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानना हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार देता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है या गलत है। जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रबंध कर सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा उपस्थित एवं मध्यवर्ग सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय स्तर पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा का सृजन है वो करने के लिए लोकसभा को प्रेरित कर सकता है, संसद को कह सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव या फिर स्थानीय निकाय का चुनाव? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जो आपका भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के चुनाव को देखता है, जबकि स्थानीय चुनाव जो है वह जो है राज्य का जो चुनाव आयोग होता है उसके अंतर्गत आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2, 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं? 250, 249, 248 या 226? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 248 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, मतलब जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह केंद्र के पास होगी, और इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 248 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य में शामिल है? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना या फिर अहिंसा से दूर रहना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही, राष्ट्रगान का आदर करना और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें देखिए अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश को जो है इसका दर्जा कब दिया गया था? 1987 में, 1987 में दिया गया था। नागालैंड को इसका जो दर्जा दिया गया था वह 1963 में दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा। सिक्किम को दिया गया था 1975 में, और हिमाचल प्रदेश को दिया गया था कब? 1971 में। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि राज्य का दर्जा प्राप्त करने के क्रम में सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? तो इसका जो सही आंसर है
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश 1987। कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्रोमैटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, होरोलॉजी समय का अध्ययन। उपरोक्त में से सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी सुमेलित। क्रोमैटोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न रंगों का अध्ययन किया जाता है, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन और होरोलॉजी के अंतर्गत समय का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ लवण दिए गए हैं और उनका रासायनिक नाम दिया गया है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। धामन सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोरा को कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट और नीला थोथा को कॉपर सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 2 1। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया क्या है? जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, लवण शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस गैसों की रोकथाम से संबंधित है, क्षार एवं अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन है यह जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है स्टरलाइजेशन। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम से क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट पीड़कनाशी, चांदी फोटोग्राफी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, पीड़कनाशी के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है और चांदी का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, संवैधानिक कठोरता के आधार पर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी और इसका प्रावधान जो है 356 में किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? बहुमत, दल का शासन, राजनीति की एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण, अस्थायित्व। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अस्थायित्व। अस्थायित्व जो है संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारत की संसदीय विशेषता की अगर हम बात करें तो बहुमत की एक दल शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीति की एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का नेतृत्व, शक्तियों का सम्मिश्रण, यह भारतीय संसद की विशेषता है, जबकि अस्थायित्व भारतीय संसद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एसआर बॉम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसका भी न्यायिक समीक्षा होगा और यदि यह मनमाना और गैर तारांकित है तो राष्ट्रपति शासन को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, किसमें कहा गया था? एसआर बॉम्बई वाद में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल से, नियोप्रीन से, विनाइल क्लोराइड से या टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला एक ऑरलान एक पॉलीमर है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आर की सभी प्रैक्टिस सेट जो इस भी पब्लिकेशंस के मार्केट में उपलब्ध हैं उन सबको अब अच्छे से कवर किया जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।